Good morning, students. This is Abhishek Tripathi. This is your second part of the first chapter, Some Basic Concepts of Chemistry. Students, today's session we will discuss about dimension analysis, matter, types of matter, and chemical combination of elements, या फिर कह सकते हैं कि the rules of chemical combination. Okay, let's see. Start the session. Dimension analysis. First we know about what is dimension analysis. In previous part we have studied about units, SI units, ठीक है, और सिग्निफिकेंस फिगर वगैरह के बारे में हमने डिस्कशन किया था. तो इसमें आज हम लोग जानेंगे डायमेंशन एनालिसिस में कि डायमेंशन एनालिसिस की हमें नीड क्यों है. क्योंकि देखिए हमें जो कैलकुलेशंस करने होते हैं वो हमेशा SI यूनिट में, यानी जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, हमें उसमें लेकर के सभी क्वांटिटीज़ को हमें कैलकुलेशन करने होते हैं. तो पहले हमें क्वांटिटीज़ के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, उन यूनिट्स को कन्वर्ट करने आना चाहिए. ड्यूरिंग कैलकुलेशन जनरली देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर. ठीक है, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स को कन्वर्ट करने में हमें आना चाहिए, तभी हम आसानी से क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर पाएंगे. क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि सारी क्वांटिटीज़ या सारी वैल्यूज जो होनी चाहिए वो हमेशा SI यूनिट में होनी चाहिए. अगर वो SI यूनिट में नहीं है तो उनको हम पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर वी कंक्लूडेड. ओके, फॉर एग्जाम्पल 5 feet and 2 inches हाइट ऑफ एन इंडियन फीमेल इज टू कन्वर्टेड इन SI यूनिट. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि एक इंडियन फीमेल है, उनकी हाइट जो है वो 5 feet 2 inch है और उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है. SI यूनिट यानी कि हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हाइट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है. हाइट इज जस्ट लाइक अ लेंथ. तो हमें इंच को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हाउ कैन वी कन्वर्ट इट. तो फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज इंच एंड व्हाट इज मीटर. 1 inch इज इक्वल्स टू 2.54 इंटू 10 to the power -2 मीटर. वो 10 to the power -2 है, 10 -2 नहीं है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है. 10 to the power -2 उसको है. ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 inch इज इक्वल्स टू 2.54 अपॉन 100 मीटर. ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसे कन्वर्ट करना है 5 feet 2 inch को किस में, मीटर में. तो यहाँ पे इंच और मीटर का रिलेशन हमने लिखा, तो उससे पहले हमें एक और यहाँ पर दिया गया है कि फीट भी दिया गया है. तो फीट को भी पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं इंच में, फिर इंच को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वी नो अबाउट 1 feet इज इक्वल्स टू 12 inch. सो द 5 feet इज इक्वल्स टू 60 inch एंड 2 + 2 inch is equals to 62 inch. Hence total height of the female is 62 inch. Now we change 62 inch in meter. Then 1 inch is equals to 2.54 into 10 to the power -2 meter upon 1 inch. So the 62 1 inch हमें पता है, 62 निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली. 62 inch इंटू 2.54 इंटू 10 to the power -2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1.58 मीटर. ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, कभी भी आपको जब भी चेंज करना हो तो पहले हमें तो रिलेशन पता होना चाहिए. जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जितने भी क्वांटिटीज़ होती हैं अलग अलग सिस्टम में, हमें उनमें रिलेशन पता होना चाहिए. और एक बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर स्मॉलर यूनिट को कन्वर्ट करना है बिगर यूनिट को, जैसे यहाँ इंच को कन्वर्ट करना था मीटर में, तो इंच जो है बहुत ही स्मॉलर यूनिट है और मीटर जो है हमारा बिगर यूनिट है, तो हमेशा हम डिवीज़न यूज करते हैं. ठीक है, और अगर हमें बिगर यूनिट को कन्वर्ट करना है स्मॉलर यूनिट में, तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं. गॉट इट. नाउ लेट्स सी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो स्टूडेंट्स अब आगे की कुछ पोर्शन जो है उसमें हम क्लास 9 से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, बस थोड़े से यहाँ एडवांस फॉर्मेट में उसको हम स्टडी करेंगे. ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के. तो लेट्स सी फिजिकल
classification of matter. There are 5 physical states of matter, but mainly 3. यहाँ पे होते तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, बट जनरली हम लोग 3 के बारे में ही डिस्कस करते हैं. तो 3 कौन से होते हैं आपके? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो उनमें हम एक कंपैरिजन करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे. तो फर्स्ट एक तरफ प्रॉपर्टीज़ है, आप कॉलम में देखिए प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस है. तो अगर प्रॉपर्टीज़ में हम वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम जो होता है वो डिफिनिट यानी फिक्स्ड होता है, बिकॉज सॉलिड कैन हैव फिक्स्ड वैल्यू एंड फिक्स शेप साइज. लिक्विड में भी वॉल्यूम सेम होता है, फिक्स्ड होता है, बट गैस में फिक्स्ड नहीं होता है यानी इनडिफिनिट होता है. शेप की भी बात करें तो शेप जो होता है सॉलिड में डिफिनिट होता है यानी फिक्स्ड होता है, लिक्विड और गैस में इनडिफिनिट यानी फिक्स्ड नहीं होता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो आप जानते हैं सॉलिड में पार्टिकल्स वेरी क्लोज होते हैं, इसका मतलब वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वेरी हाई होता है. लिक्विड में मॉडरेट यानी थोड़ा सा कम होता है और गैसेज में नेग्लेजिबल या फिर बहुत ही ज़्यादा कम होता है. अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सॉलिड में जो अरेंजमेंट होती है वो ऑर्डर में होती है यानी कि फिक्स्ड ऑर्डर होता है, ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं. लिक्विड में जो होते हैं ये फ्री टू मूव विद इन द वॉल्यूम यानी कि वो अपने वॉल्यूम में ही फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन गैसेस के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली एवरीवेयर चारों तरफ कहीं भी वो इधर उधर मूवसन करते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जिसका अधिक होगा उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है. तो सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में थोड़ा अधिक होता है और गैसेस पार्टिकल्स में बहुत ही अधिक होता है. कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी यानी कंप्रेस जिसको हम प्रेस कर सकते हैं, तो सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, लिक्विड को भी नहीं किया जा सकता है. हाँ, गैसेज जो होते हैं वो हाईली कंप्रेस्ड होते हैं. तो जो आपका आपने एक एग्जांपल जैसे लें तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड किया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो गैसेज को कंप्रेस किया जा सकता है. एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, बिल्कुल अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उनके वॉल्यूम में कुछ चेंजेस आते हैं, वो थोड़े से एक्सपेंड होते हैं. आपके लिक्विड भी थोड़े से एक्सपेंड होते हैं और जो गैसेस होते हैं वो हाईली एक्सपेंड होते हैं, बहुत दूर दूर चले जाते हैं, पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करते हैं. रिजिडिटी की बात करें तो रिजिड यानी कि दृढ़, फिक्स्ड. तो यहाँ पे जो सॉलिड होते हैं बिल्कुल रिजिड होते हैं, उनका शेप साइज चेंज नहीं होता है. और वहीं अगर हम बात करें गैस की और लिक्विड की, दे आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लूइड. फ्लूइडिटी तो यानी जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं करते हैं, लिक्विड फ्लो करता है और गैस भी आपका फ्लो करता है. और लास्ट है आपका डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न यानी कि काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है. काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मोशन. ठीक है, तो मोशन करने के लिए जो एनर्जी होती है वही काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स तो मोशन करते नहीं, इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगी या फिर नेग्लेजिबल होगी, तो इसका डिफ्यूज़न भी कम होगा. लिक्विड जो होते हैं वो थोड़े से डिफ्यूज़ होते हैं और गैसेज जो होते हैं वो बहुत ही अधिक डिफ्यूज़ होते हैं. डिफ्यूज़न का एग्जांपल जैसे जो भी हम लोगों को फूड आइटम्स होते हैं, जब वो हॉट सिजलिंग फूड होता है तो बहुत ही अच्छा स्मेल करता है ड्यू टू द डिफ्यूज़न. जितना ज़्यादा हीट होगा तो उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसके कारण डेटा डिफ्यूज़न भी बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें परफ्यूम, सेंट, इन सब का स्मेल जो होता है वो मिलता है. जब हम बॉडी पे स्प्रे करते हैं तो हमारे बॉडी के हीट को एब्जॉर्ब करके उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की बढ़ जाती है, जिससे कि वो डिफ्यूज़ होते हैं और दूर तक स्मेल करते हैं. अब यहाँ थोड़ा क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स ऑन द केमिकल कंपोजिशन. ध्यान रखेंगे कि मैटर कभी कभी पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, तो कुछ लोग बता देते हैं 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस. नहीं, वो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं. यहाँ पे हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे डिस्कस करेंगे. तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर इज 2 टाइप्स, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर को ही हम लोग इम्प्योर भी कहते हैं, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस आल्सो 2 टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. मिक्सचर आल्सो 2 टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ only one kind of particles.
A substance which is made up of only one kind of particles are called pure substance. तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो केवल एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस. अब पार्टिकल का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स कैन बी आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स. तो पार्टिकल्स आपके आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और एटम्स भी हो सकते हैं. गॉट इट? तो मैटर प्योर सब्सटेंस इज टू टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड. तो एलिमेंट के बारे में हम पहले देखेंगे. एलिमेंट क्या होता है? An element is the simplest form of matter that cannot be split into simpler substances. यानी एलिमेंट किसी भी मैटर का वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसको कि हम 2 or more पार्ट में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और built from simpler substances by any ordinary chemical or physical method. जिसको हम ऐसा भी नहीं है कि हम एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, अलग अलग हम एटम्स को कंबाइन करके एलिमेंट्स का फॉर्मेशन कर सकें, ऐसा भी नहीं. तो हमारे नेचर में जो है वो 92 नेचुरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं हमारे अर्थ पर, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो डेरिवेटिव्स ऑफ यूरेनियम है, इसलिए उन्हें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहा जाता है, जिससे हम क्लास 12th में डिस्कस करेंगे. तो अभी हमें 92 नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में जानना है. 92 जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उसमें 72 जो हैं वो आपके मेटल्स हैं, 13 नॉन मेटल्स हैं और 7 जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं. एलिमेंट्स आर 3 टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. ठीक है. तो 72 मेटल्स, 13 नॉन मेटल्स एंड 7 मेटलॉइड्स. व्हाट इज मेटल? मेटल क्या होते हैं? जनरली आप जानते हैं दो सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड मेटल्स. ऐसे जो भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं उन्हें मेटल्स कहते हैं. नॉन मेटल्स जस्ट अपोजिट होते हैं. दो सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म निगेटिव आयंस आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं. एंड मेटलॉइड्स द सब्सटेंस विच हैव बोथ द प्रॉपर्टीज एज मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. जिनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल की बात करें तो आपके मेटल्स के एग्जाम्पल जो हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा, ये सारे जो होते हैं मेटल्स होते हैं. नॉन मेटल्स जितने भी गैसेज होते हैं, ऑलमोस्ट सभी गैसेज जो होते हैं वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑल द नोबल गैसेज, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान. ठीक है. और मेटलॉइड्स जो होते हैं वो आपके होते हैं बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो होते हैं आपके मेटलॉइड्स होते हैं. ओके. लेट्स सी अनदर वन, कंपाउंड्स. सब कंपाउंड्स के बारे में हम थोड़ा जानेंगे. तो कंपाउंड्स और मिक्सचर में बेसिकली लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट. कंपाउंड अलग होते हैं और मिक्सचर जो होते हैं वो अलग. दोनों के डिफिनेशंस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है कि मिक्सचर जो होता है वो फिजिकल मेथड से बनता है और कंपाउंड जो होता है वो केमिकल मेथड से बनता है. ठीक है. अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास विच कुड बी स्प्लिट बाय सुटेबल केमिकल मेथड्स. ठीक है. तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें 2 or more एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास. यही मेजर डिफरेंस है. ये केमिकली कंबाइंड होते हैं और साथ ही साथ इनमें कंबाइंड होने का जो मास का रेशियो है वो फिक्स्ड है. ऐसा नहीं है कि अपनी अकॉर्डिंग जितना भी हम चाहें किसी के साथ उतना मिक्स कर सकते हैं, नहीं, तो वो मिक्सचर होगा. मिक्सचर जो होता है वो अपनी विश पे डिपेंड करता है, बट कंपाउंड के केस में एलिमेंट्स के मास का रेशियो फिक्स्ड होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, H2O जिसे हम कहते हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो वाटर है तो उसमें जो रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में वो 1:8 का होता है. यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. अब ये रेशियो फिक्स्ड है. ऐसा नहीं है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 10 ग्राम ऑक्सीजन, ऐसा पॉसिबल नहीं. बट मिक्सचर के केस में ऐसा होता है.
हमारी विश पे डिपेंड करता है, हम जितना चाहें आपस में मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि वो फिजिकल मेथड होता है और ये आपका केमिकल मेथड होता है। गॉट इट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड भी समझ लीजिए कि तो कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन अ डिफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ द सेम एलिमेंट्स बाय मास, जो कि आपको हमने बताया। नेक्स्ट है आपका द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम दे विच आर फॉर्म। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आल्सो कि जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो अपने एलिमेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ही प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन एलिमेंट से जो भी कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगी उन एलिमेंट्स के साथ, वो बिल्कुल डिफर होंगी। उसी तरह से कंपाउंड्स आर होमोजीनियस, ठीक है, क्योंकि इनका कंपोजिशन सेम होता है। कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जैसा कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर वही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, मीन्स कि कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, और इनऑर्गेनिक में रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स को डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे है तो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज मिनरल्स, ठीक है। जो नॉन लिविंग सोर्सेज से पाए जाते हैं उन्हें ही हम कहते हैं क्या, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कॉमन सॉल्ट है, मार्बल है, लाइम स्टोन एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। वहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आर दोज विच अकर इन लिविंग सोर्सेज सच एज प्लांट एंड एनिमल। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और बेसिकली इसमें होते क्या हैं, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स देखें तो वाटर, ऑयल है, वैक्स है, फैट है, एसिटिक एसिड है, एल्कोहल है एक्सेट्रा, ये सारे जो होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? A mixture is a combination of two or more elements or compounds in any proportion। देखिए यहाँ पर क्या है कि मिक्सचर जो है वो भी टू आर मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिक्सड होते हैं, बट एनी प्रोपोर्शन, किसी भी अमाउंट में आप मिक्स कर सकते हो, सो दैट द कंपोनेंट्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। तो इसमें जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो पहले वाले ही प्रोडक्ट की जो हमें मिक्सचर मिलता है उनसे सेम होती है, दोनों में डिफरेंसेस नहीं होते हैं। एयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। एयर जो है आपका मिक्सचर का एग्जांपल है, या फिर आप सैंड एंड वाटर मिक्स कर दिए, आपने इंक एंड वाटर मिक्स कर दिया, मिल्क एंड वाटर मिक्स कर दिए, तो ये सब जो होते हैं आपके मिक्सचर के एग्जांपल्स होते हैं। गॉट इट। मिक्सचर आर टू टाइप्स। मिक्सचर जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो मीन्स होता है डिफर। तो होमो का मतलब ये हो गया जिसमें कंपोजिशन क्या हो, सेम हो, उसे हम होमोजीनियस कहेंगे, और जिसमें डिफरेंट होता है कंपोजिशन उसे हम हेट्रोजीनियस कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं होमोजीनियस। सॉरी, यहाँ बाय मिस्टेक हेट्रोजीनियस लिख दिया गया है, लेकिन ये होमोजीनियस की हम बात करेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। तो आप इसको नोट डाउन करते समय नोट्स में इसको प्रॉपरली थोड़ा सुधार लेंगे कि ये हेट्रोजीनियस नहीं होमोजीनियस है। होमोजीनियस है द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल, ठीक है। तो इसमें सेम कंपोजिशन होता है, कहीं भी डिफरेंस नहीं होता है। द कंपोनेंट्स ऑफ सच मिक्सचर कांट बी सीन अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये जो भी मिक्सचर्स होते हैं इसमें पार्टिकल्स कुछ ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि उन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप से जो है वो हम 10⁻⁻⁶ मीटर तक ही देख सकते हैं, पर जबकि इसमें जो पार्टिकल्स होती हैं उनकी साइज जो होती है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होती है। तो उसके लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसके हेल्प से जब हम देखेंगे तब हम होमोजीनियस पार्टिकल्स को देख सकते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशंस, और इसी होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशंस भी बोला जाता है। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एयर है,
ठीक है, सी वाटर है, गैसोलीन है, ब्रास है, ब्रास एक एलॉय होता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपके होमोजीनियस मिक्सचर हैं और होमोजीनियस मिक्सचर्स को ही सॉल्यूशंस कहते हैं। सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। द मेजर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द माइनर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, ठीक है। या फिर हम सिंपली एक एग्जांपल लें तो अगर हम शुगर सिरप बना रहे हैं, शुगर सिरप, तो उसमें आपका शुगर जो है वो सॉल्यूट है और आपका वाटर जो है वो सॉल्वेंट होता है। यानी जिसे हम डिज़ोल्व करते हैं वो सॉल्यूट होता है, जिसमें डिज़ोल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है, और जो हमारा दोनों मिक्स्ड होने के बाद बनता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। लेट्स सी heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture consists of two or more parts which have different compositions, ठीक है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, लेकिन इसमें जो कंपोजिशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सेम कंपोजिशन तो होमो हो जाता है, सेम नहीं होता, डिफरेंट कंपोजिशन तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। दीज मिक्सचर्स हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स एंड कैन बी सीन विद द नेकेड आई, ठीक है। इसमें जो बाउंड्री होती है, सेपरेशन बाउंड्री जो होती है वो विजिबल होती है, यानी आसानी से इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं, और इनके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स की साइज जो होती है एज कम्पेयर टू होमोजीनियस मिक्सचर काफ़ी बड़ी होती है। जैसे एग्जांपल हम लें तो सॉल्ट एंड सैंड है, सॉल्ट और सैंड के पार्टिकल्स को हम इजीली देख पाते हैं। चॉक पाउडर इन वाटर है तो आसानी से उसको सेपरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। नाउ लेट्स सी लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ठीक है। ये हम क्लास 9th में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर फिर से हमें कुछ और लॉज को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि क्लास 9th में केवल हम लोगों ने 2 ही लॉ के बारे में पढ़ा है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोनी लेवासिए, हु वाज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। लेवासिए को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, और उन्होंने ही 1789 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताया था। इसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मैटर यानी जो मास ऑफ द मैटर है वो कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, न तो इसे हम नष्ट कर सकते हैं न ही इसे उत्पन्न कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन देयर इज नो लॉस ऑफ सब्सटेंस, देयर इज नो लॉस ऑफ मास। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे मास का कुछ भी लॉस नहीं होता है। इट मीन्स कि अगर हमने 1 kg रिएक्टेंट यूज किया था तो हमें प्रोडक्ट भी 1 kg ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने 1000 ग्राम रिएक्टेंट यूज किया तो हमें 990 ग्राम प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। यही कारण होता है कि हमें इक्वेशंस को हमेशा बैलेंस करना होता है, जो कि क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। तो दिस इज द लॉजिक, दिस इज द रीज़न फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि अगर हम इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते हैं तो अमाउंट जो होगा डिफर हो जाएगा, जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मास ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट। मास ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट के ही इक्वल होगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट रूल इज लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। डिफिनिट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वाज गिवन बाय मिस्टर लुइस प्राउस्ट इन 1799। इस लॉ को बताया था मिस्टर जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने, ठीक है, जेएल प्राउस्ट भी नहीं कहते हैं, इन 1789। इसके अकॉर्डिंग क्या है, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो irrespective of the method of preparation or the source from where it is taken, ठीक है। ये भी देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कि कोई भी जो कंपाउंड होता है उसमें कंसिस्ट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके आपस में कंबाइन होने के लिए मास का रेशियो फिक्स्ड होता है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, वो कुछ भी कंडीशंस लगाया जाए वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि वो किसी भी सोर्स से बनाया जाए, किसी भी प्लेस पे बनाया जाए, किसी भी
तरह से उसको प्रिपेयर किया जाए उसके मास में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं वाटर। वाटर आप जानते हैं H2O, H2O यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द मास रेशियो बिटवीन देम इज 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में वाटर में रिलेशन होता है 1:8 का। तो अब वाटर जो है वो चाहे हम लैब में प्रिपेयर करें, वो सी वाटर हो, रेन वाटर हो, टैप वाटर हो, वेल वाटर हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, रिवर वाटर हो, एनी सोर्स ऑफ वाटर हो, कहीं किसी भी सोर्स से वाटर अगर हम लेंगे तो उस वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो 1:8 ही होगा, उससे कम या अधिक नहीं हो सकता है। दिस इज द डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन was given by J.L. Proust. That's it. Let's see another example. कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी अलग अलग सोर्सेज होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का अगर हम रेशियो देखते हैं तो ये होता है आपका कितना 12:32। कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन O2 है तो 16:32 यानी 12:32। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है 3:8। 4 से कैंसिल किए तो 3:8 यानी 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। गॉट इट। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं। सपोज दैट जो कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो लैब में प्रिपेयर किया जाता है या फिर किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो अलग अलग सोर्सेज भले ही होंगे लेकिन उनके बीच का कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 ही होगा, उससे कम या अधिक नहीं हो सकता है। ओके, लेट्स सी अनदर वन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय मिस्टर जॉन डाल्टन। डाल्टन जिनका नाम आपने सुना ही होगा। In 1803, this law states that when two elements combine to form two or more compounds, then the different masses of one element combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another. तो इसमें देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं और उनमें से कोई एक एटम जो है, एक एलिमेंट जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। सपोज दैट एक हम कंपाउंड लेते हैं CH4 मीथेन। गॉट इट। तो वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का रेशियो 12:4 यानी कि 3:1 हो जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग, CH4, ठीक है, मीथेन हमने लिया तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का रेशियो 12:4 यानी 3:1 आया। ठीक है, एक अनदर कंपाउंड लेते हैं हम H2O। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे 1:8 होगा। तो अब आप देख रहे होंगे CH4 और H2O में दोनों में कॉमन क्या है, हाइड्रोजन है, जिसमें 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब इसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन में कहना क्या है, यहां पर अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हम यहाँ पे मिक्स्ड करें तो उनके भी बीच का जो रेशियो होगा वो इसी तरह से होगा, यानी 3:8 बन रहा है। तो 3:8 का ही रेशियो यहाँ पर होगा। ठीक है, इसी तरह से और भी कंपाउंड्स आपके हम ले सकते हैं। तो अभी और एग्जांपल्स हम यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम जब बोर्ड प्रोवाइड होगा तो उसमें हम और सारी चीज़ें विथ एग्जांपल हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपका गैय-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो जनरली ये जो है ये वॉल्यूम के लिए दिया गया है, वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन गैसेस कंबाइन और are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई भी यहाँ पर हम लोग गैसेस
किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर गैसेज आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, मीन्स कि रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा, यानी 1:2:3:4 ऐसा हो सकता है। फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में नहीं हो सकता, जब भी होगा वो एक फिक्स्ड नंबर में होगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं H2 + Cl2 गिव्स 2HCl 1:1:2, यानी यहाँ पे वॉल्यूम का जो रेशियो है वो बिल्कुल फिक्स्ड होगा, यानी सिंपल रेशियो में होंगे एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब है आपका अवोगैड्रो लॉ। अवोगैड्रो लॉ, आप अवोगैड्रो नंबर्स का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे है। उन्होंने ही बताया था 1811 में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान से समझेंगे, इस लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज का कोई इक्वल वॉल्यूम हो तो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, इसको हम लोग बेसिकली इन्होंने बताया था NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या फिर STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोला जाता है, जिस पे टेम्परेचर जो होता है वो आपका 273 होता है, ठीक है, 273 केल्विन होता है, और साथ ही साथ आपका जो प्रेशर लिया जाता है वो 1 atm या फिर 760 mm लिया जाता है, ठीक है। तो उस पर उन्होंने बताया कि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे सभी गैसेस के इक्वल अमाउंट में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी अगर हम कहें कि STP पे हाइड्रोजन का 1 लीटर है और उसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 1 लीटर में ऑन STP हाइड्रोजन कंटेन 10 molecules in 1 liter, so we can say that on STP oxygen also contain 10 molecules in 1 liter, ठीक है। तो जो भी अलग अलग गैसेज होते हैं उनके इक्वल अमाउंट होते हैं एट STP, उसमें वैल्यू में उतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जितने कि अलग सब में होते हैं, ठीक है। तो जनरली माना जाता है कि जो वॉल्यूम होता है STP पे किसी भी गैस का वो 22.4 लीटर होता है, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 6.023 × 10⁻23 होते हैं, जिसे हम अवोगैड्रो नंबर कहते हैं। यानी कि 22.4 लीटर में 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इसी तरह ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, किसी भी गैस की अगर हम बात करेंगे तो वो 22.4 लीटर में इतने ही मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर वन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्लास 9th में भी आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी मिस्टर जॉन डाल्टन ने ही दिया था, क्योंकि डाल्टन ने ही एटम को भी डिस्कवर किया था। डिस्कवरर ऑफ एटम मिस्टर जॉन डाल्टन। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि सभी जितने भी सब्सटेंस हैं मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। सभी पार्टिकल्स किससे मिलकर के बने हैं? एटम से मिलकर के बने हैं। और किसी भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, शेप, साइज, मास सब कुछ सेम होता है। बट ये बाद में रॉन्ग हुआ, वो अलग मैटर है, लेकिन जो उन्होंने बताया था पहले आप उसको जानेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। और साथ ही साथ बता कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो सब आपस में डिफरेंट होंगे, मास अलग होगा, साइज अलग होगी, शेप अलग होगी, सब कुछ अलग होगा। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल कम्बिनेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल कम्बिनेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा मिस्टर जॉन डाल्टन ने बताया। ऑल atoms combine with each other in simple whole number ratio to form compound atoms called molecules, ठीक है।
एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में और फॉर्मेशन करते हैं कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स का। एटम्स कांट बी क्रिएटेड, डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो एटम्स है कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसे न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है किसी भी केमिकल या फिर फिजिकल चेंज में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज का सेशन का लास्ट टॉपिक था और अभी जो है इस चैप्टर में एक और सेशन होगा जिसमें हम न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उनके हम फार्मूलाज और जितने हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरीज़ वगैरह होते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।